साथियों नमस्कार। श्रीकांत पीसीएस में की मेंस की क्लास हमने शुरू कर दी है। जो हमें इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, जितने भी टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आज तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरा टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी ऐसे मेंस देने वालों के लिए, सभी ऐसे बच्चे जो मेंस दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कॉप सम्मेलनों के असफल होने के प्रमुख कारण क्या है। कॉप सम्मेलन आप जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे जो हर साल सम्मेलन होता है उसी को कॉप बोला जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि जलवायु परिवर्तन में जितने भी सदस्य हैं उन परिवर्तनों के लिए क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, पिछले जो निर्णय लिए गए, खास करके जो कॉप 15 पेरिस समझौता है जो एक लैंडमार्क है। और कॉप 15 में ही जितनी बातें कही गई हैं, जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, तमाम सारे कॉप 15 में जो बनाए गए थे वो अनुच्छेद यानी कि जो पेरिस समझौता था उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि क्या मतलब कि साल दर साल में क्या कितना परिवर्तन हो रहा है। क्या जो हमने एक चीज निश्चित की थी, जो सम्मेलन में जो बातें निकल के आई थी, जो अनुच्छेद बना था का 15 में पेरिस समझौते में, क्या वो सब सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही। मेन बात तो यही चीज है। और जलवायु परिवर्तन का जो इधर पिछले 10-15 सालों में जो जोर शोर से पकड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन पे हो हल्ला हो रहा है, खास करके अमेरिका और चीन बिल्कुल से एकदम से पूरी तरह से सुन नहीं रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो सदस्य देश है वो भी अपने अपने तरीके से, जो विकसित राष्ट्र हैं उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो कितना सफल हो रही, कितना असफल हो रही है। सफल तो बहुत ही कम हुई है ना। असफल ही हर बार हो जाती है। और जो उसमें उसके पैरामीटर्स हैं और जो एक कह सकते हैं कि सैद्धांतिक बातें हैं वो सिर्फ हवा हवाई और किताब में ही रहती हैं, व्यवहारिकता से वो बहुत दूर है। सफल तो नहीं, असफल बार बार क्यों हो रही है। तो हम ये जानेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आज हमारा टॉपिक ही यही है कि बार बार ये असफल होने के कारण क्या है। तो कारण अगर खोजेंगे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसे 12-13 मैंने कारण निकाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उनमें से मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है और ज्यादा नहीं 6-7 पॉइंट भी अगर लिख देते हैं तो आपका उत्तर एक कसा हुआ उत्तर माना जाएगा। और पॉइंट, क्योंकि देखिए इधर उधर की बात नहीं लिखनी है आपको मेंस में, जो भी बिल्कुल जैसे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन आंसर की, वही आंसर आपको देना है। ये नहीं कि पूछ रहा है कि हाँ कॉप के असफल होने के कारण क्या है, तो पता लगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी असफलता की तो बात जाने दीजिए, पहले आप सफलता गिना रहे हैं फिर असफलता। नहीं, अगर वो असफलता पूछ रहा है तब आप बताइए। आलोचनात्मक अगर पूछता है तो कुछ सकारात्मक बातें, इसके बाद फिर कुछ नकारात्मक बातें। ठीक है, तो हमारा प्रश्न आज का यही है कि कॉप सम्मेलनों के असफल होने के प्रमुख कारण क्या है। तो देख लेते हैं। पहले ऐसे 13 बिंदु मैंने बनाए हैं। तो पहला है विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता की कमी, यानी कि एक प्रकार से इसको आर्टिकल 9 से भी आप जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 9 तो नहीं, आर्टिकल 9 पे एक दिन हम अलग से क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे कि आखिर ये जो समस्या है, जो कॉप सम्मेलन में जो हर बार विवाद की जड़ हो रहा है, आर्टिकल 9 वो पेरिस समझौता जो हुआ था उसी का अनुच्छेद 9 है। वो एक्चुअली है क्या, वो है जलवायु वित्तीय सहायता, क्लाइमेट फंड है। तो वो क्लाइमेट फंड जो है वो उसको लेके विवाद हर कॉप सम्मेलन में हो रहा है। उसी को कह सकते हैं, वो जो टर्मोलॉजी, उसी को जो डेवलप कंट्रीज है उसी को बिल्कुल से हाथ पकड़ के उससे अपना वैतरणी पार हो जाती है, यानी कि कुछ करती कराती नहीं, खाली सम्मेलन में इधर उधर का कह के हट जाती है। तो हम देखते हैं असफल होने के प्रमुख कारण क्या है। तो पहला विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता की कमी है। दूसरा फॉसिल फ्यूल, पारंपरिक ईंधन कंपनियों का प्रभाव है। देखिए जो फॉसिल फ्यूल, पारंपरिक ईंधन कंपनियों का, मान लीजिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खास करके पेट्रोल वाली, डीजल वाली, ठीक है। तो ये क्या है, पेट्रोल डीजल क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है, पारंपरिक ईंधन है। यानी कि ऐसे ईंधन जो एक बार यूज में आने के बाद वो दोबारा नहीं यूज में लाए जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल है। जीव जंतुओं के, जानवरों के ऐसे हजारों लाखों सालों से अवशेषों से ये बनते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो ऐसी कंपनियों का पूरे विश्व में बहुत दबदबा है। ठीक है, वो सरकार बदल देती है, वो अपने अनुसार सरकारों को हैंडल करती हैं और ये प्रेशर डालती है। सच पूछिए तो ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, पारंपरिक ईंधन कंपनियों का जो प्रभाव है, इनका इंपैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि ये पूरे सम्मेलन की ऐसी की तैसी कर देते हैं, सम्मेलन को बिल्कुल से प्रभावहीन बना देते हैं और सम्मेलन में कोई सही से निर्णय नहीं निकल पाता है। फिर
लक्ष्यों को प्राप्त करने की ठोस योजना नहीं, योजना बनी है, ठोस योजना नहीं है, ये बहुत अंतर है। योजना बन जाना, उस पर अमल करना, जैसे हमने कई बार कहा है कि जैसे संविधान का हवाला दिया है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान हम कितना भी अच्छा बना दें पर उसको अप्लाई करने वाले लोग कितने अच्छे हैं ये मायने हैं। तो कुल मिला के ऐसी गोलमोल बातें हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने की ठोस योजना नहीं है। जो 2030 तक था, जो 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो था 2050 तक, 2070 तक, तो हर समय इन सब चीजों को लेके वाद विवाद रहता है। अभी आपको उन सब चीजों को नहीं बताना है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन क्या है, कितने, क्योंकि अगर आप उतना बताने लगेंगे तो वो पूरा निबंध हो जाएगा, आपको पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और ये जब भी आएगा तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर लॉन्ग में भी आता है तो 250 शब्द, आप इतना तो 100 शब्द तो यही हो गया है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान देना है। फिर तीसरा है उत्सर्जन चौथा है उत्सर्जन कटौती का ठोस वादा ना होना, कानूनी दायित्व, मेन बात ये जवाब, कानूनी दायित्व कोई नहीं है, ठीक है। लीगल लाइबिलिटी कोई भी नहीं है, आप करिए या ना करिए उसके, अगर आप नहीं करते हैं तो जो कह सकते हैं कि जो एक मसौदा है उसमें ये नहीं लिखा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा या आपको जुर्माने के तहत ऐसा कर दिया जाएगा, या 2030 तक अगर आप इतने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी अगर नहीं सर्जित करते हैं तो ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानूनी दायित्व तो नहीं है, लीगल जो लाइबिलिटी होती है वो कुछ भी नहीं है। इस वजह से ऐसे देशों के पास ये हथियार है। देखिए, बनाने वाले वो जो विकसित राष्ट्र है उन्होंने ये सब बनाया है, तो अपने बचने के लिए उन्होंने तरीके ढूंढ लिए हैं और एक शब्द पकड़ के हर सम्मेलन में पार उतर जाते हैं। फिर है जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस की अनदेखी। यही चीज हमने क्या कहा, इसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, कानूनी दायित्व तो कोई तय नहीं है। फिर अगला प्रश्न है जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस की अनदेखी। ऐसे मंच पे, ऐसे सम्मेलनों में जहां अमेरिका, चाइना, रसिया आदि जैसे जो बड़े विकसित कंट्रीज है, जो बिल्कुल से पावरफुल है, पैसा लेके बैठे हुए हैं बिल्कुल से, उनके बीच में ऐसे खास करके अफ्रीकी कंट्रीज या दक्षिण के देशों की कोई सुनवाई नहीं है। छोटे छोटे देश क्या बोलेंगे, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, वो बस पीछे की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। बस उनके सामने एक लगा रहता है कि आप केनिया के हैं, आप यहाँ के हैं, जिम्बाब्वे के हैं, घाना के हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं, बांग्लादेश के। तो ऐसे देशों की आवाज कोई सुनता ही नहीं, छोटे देशों की कोई आवाज नहीं सुनने वाला है। अब जैसे आम समाज में होता है ना कि जो पैसे वाले होते हैं, जो रसूख वाले होते हैं, सुनवाई और जलवा उन्हीं का होता है। जो बिल्कुल से साइकिल से चलने वाला है, जो बिल्कुल से फटे हाल है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो वहां पे भी वैसे ही बस स्वरूप बदल गया है, ठीक है। फिर अगला है विकसित देशों की कानूनी व नैतिक जिम्मेदारी से बचना। हमने अभी जो दो बातें कही उसी से चीज थी, विकसित देशों की कानूनी व नैतिक जिम्मेदारी से बचना। विकसित देशों ने ऐसे प्रोफार्म, ऐसे मसौदे को तैयार करवाया है, ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद में ऐसी सी बातें लिखवा दी है कि वो खुद बचने के सारे जितने भी एग्जिट पॉइंट है अपने लिए रेडी है, रेडी टू एग्जिट वाली स्थिति है उनके लिए हर समय। कोई कानूनी लायबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी जब कानूनी नहीं तो नैतिक कहां से होगी। नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब विश्व मंच पे आप बैठते हैं तो आप अपने सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, सामने वाला देश चाहे रहे या ना रहे, ठीक है। वहां नैतिकता नहीं कि हमको पूरे विश्व को बचाना है, ऐसी धारणा किसी देश के मन में नहीं होती है। ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है कि हमारा देश है, बाकी दूसरे देशों को हम, अंतरराष्ट्रीय जो मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार है, यूएन है, ये लोग भी बैठते हैं बस खाली लैपटॉप पे अपना चलाते रहते हैं, इसे कुछ लेना देना। पैसे पैसे कौन देगा? अमेरिका 50% से ज्यादा दे रहा है अकेले ही, वो जो चाहेगा वो करेगा। चाइना दे रहा है। फिर जलवायु वित्त के वादों में कमी और देरी, अपेक्षित सहायता न मिलना। यानी कि देखिए, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कैसे होगा? कह देने भर से तो होगा नहीं। अरबों अरबों, 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष, ये पेरिस समझौते में जो COP15 हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर विकसित देश देंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं, झुंझुना के लिए दे देते हैं बस। जब से वैसे भी ट्रंप आए हैं तो वो तो बिल्कुल से भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जलवायु वित्त के वादों में कमी और देरी, जो कहा 100 अरब डॉलर के करीब में प्रतिवर्ष देने की बात कही गई थी, कहा 10 अरब डॉलर नहीं दे। और ये जो 100 अरब डॉलर देने थे ये विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील कंट्रीज हैं, देश हैं, वहां पे उनको देना था, ठीक है।
कोई इसके लिए जो फंड बनता, फंड में जाता, पर उस फंड से पैसे रिलीज होते डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो विकसित डेवलपिंग कह रहे हैं, जो विकासशील देश है, जो अल्प विकसित देश है, ऐसे देशों के लिए फंड का जो गठन किया गया था, जो फंड कोष बनाया गया था, पर वहां पे पैसा जा ही नहीं रहा, तो विकासशील देशों को क्या पहुंचेगा, और वो अपनी ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, जो जीवाश्म ईंधन है उसको बदलने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, ये समझिए, इसी से जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार आती है, इलेक्ट्रिक कार कितनी महंगी आती है, उसमें पैसे लगते हैं, सरकार के पास उतने पैसे हैं नहीं, सब्सिडी कितना देगी। जो बड़ी कंट्रीज है जैसे अमेरिका में टेस्ला की सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें आती हैं, अमेरिका में धूम है टेस्ला की कारों की, जर्मनी ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, मतलब ऐसे कंट्रीज में इलेक्ट्रिक कारों की धूम है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां नॉमिनल है, तो इन देशों के पास में पैसे हैं, तो जब पैसे हैं तो वो अपना बना रहे हैं, तो वहां के लोग ले रहे हैं। हमारे आपके यहाँ जहाँ गरीबी ज्यादा है, जहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल से पॉवर्टी के इर्द गिर्द में ही चल रही है, तो क्या करेगी। तो पहले तो वो मोटरसाइकिल पे पेट्रोल भरवाएगी कि ईवी की तरफ जाएगी, ऐसा नहीं है, तो ईवी की तरफ कभी नहीं जा सकती है। तो कारण यही है ना कि नवीकरणीय ऊर्जा, या जो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बस, इलेक्ट्रिक कार, इन सब में पैसा लगता है, कंपनी के ऊपर प्रेशर होता है, सरकार क्या करेगी, जब सरकार के हाथ में पैसे नहीं तो सरकार कहां से लाएगी। कहने का मतलब यही है। फिर जलवायु लक्ष्यों की निगरानी और कठोर समीक्षा का अभाव, जो मैं कह रहा था, कठोर समीक्षा क्या होगी, प्रतिवर्ष ये लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ब्राजील में बेथिल में हो रहा है 30वां सम्मेलन, शायद COP30 सम्मेलन है बेथिल में। क्या हुआ, असफल हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, हो ही नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकता। कारण क्या है, जब तक सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, डेवलप कंट्रीज देगी। डेवलप कंट्रीज ने हाथ खींच रखे हैं, उनका कहना है कि नहीं पहले हम अपना देखेंगे, अगर हम पैसा दे देंगे तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, इनको अपने संसाधनों से देखना ताकना चाहिए। वादा जरूर किए थे देने के लिए, पर उसको कोई दे नहीं रहा है, लोगों को लग रहा है पैसा कूड़े में जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज। तो जलवायु लक्ष्यों की निगरानी और कठोर समीक्षा, निगरानी है ही नहीं, निगरानी तंत्र तो है ही नहीं। निगरानी तंत्र साल के 1-2 दिन के लिए इकट्ठा होता है, वही सम्मेलन में COP पार्टीज में हो जाता है, खाते पीते हैं मस्ती में, हो खत्म कहानी। पारदर्शिता का अभाव है, वित्तीय डेटा का कोई साझाकरण ही नहीं है, कोई डेटा का कह सकते हैं कि डेटा एक दूसरे को दिखाया ही नहीं जा रहा, कितना क्या कैसे चल रहा है, चलो ठीक है जो जैसे चला। तो पारदर्शिता का अभाव है, हानि और क्षति के लिए, लॉस एंड डैमेज के लिए प्रभावी तंत्र नहीं है, यानी कि किस देश के लिए फंड अगर जारी किया जाता है तो वहां अगर फंड का उपयोग यूटिलाइज सही किया जा रहा है कि नहीं, उसी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किया जा रहा है कि नहीं, उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, जीवाश्म ईंधन से जो वहां का क्लाइमेट है वो कितने % नुकसान में जा रहा है, कितने % लाभ में जा रही है, ये सब के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है। जो एक देश जैसे इंडिया का देश है, जो डेटा इसने प्रोवाइड करवा दिया, जलवायु परिवर्तन के जो है वहां पे मुख्यालय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो एक तंत्र है जो इन सब चीजों की देखता है UN में, ठीक है, जो प्रोवाइड करवा दिया उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना कुछ भी नहीं है। 2 4 6 10 लोग बैठ के इसी रूम में पूरा डेटा वो पूरी दुनिया का कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको कह सकते हैं ना कि कठोर होना चाहिए, यानी कि जमीन पे उतरना पड़ेगा, ऐसे हवा में नहीं हो पाएगा। पारदर्शिता का अभाव है, हानि और क्षति के लिए कोई तंत्र ही नहीं है। पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 9 का अर्थ और विवाद, देखिए अभी मैंने शुरू में कहा था ना कि मेन अनुच्छेद 9 ही है, इस पे एक क्वेश्चन अलग से मैं बनाऊंगा, कल ही बनाता हूं, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए अभी, क्योंकि बेथेल वाला जो विवाद हुआ है सिर्फ इसी की वजह से सक्सेसफुल हो रह गया। अनुच्छेद 9 का अर्थ और विवाद, इसमें जलवायु वित्तीय सहायता है, ठीक है, तो इसके लिए कल एक प्रश्न बनाएंगे, इसमें बताएंगे क्या है और किन चीजों की वजह से ये COP सम्मेलन असफल होता जा रहा है। फिर है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हर जगह होती है, किसी भी क्षेत्र में, कोई पर्यावरण सुधार में ही नहीं, परिवर्तन में ही नहीं, हर जगह अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है तो वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो देश खाली गड्ढे में ही जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है, और उन सबके बीच में हमारा देश इंडिया है।
हमारे यहाँ कुछ भी और राजनीतिक इच्छा शक्ति नेताओं में है, जो थोड़ा बहुत है, इस वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अब ठीक है, पक्ष विपक्ष में आप चाहे जितनी गाली दे लो, चाहे जो भी कर लो, पर एक स्तर पे जाके तो लोकतंत्र मजबूत है ही, राजनीतिक इच्छा शक्ति की मजबूती तो है ही, तभी हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई ऐसा विवाद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आंतरिक विवाद थोड़े बहुत एक अलग की बात है। फिर है जीवाश्म ईंधनों को बंद करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा था कि जो यहाँ अगर आप देखेंगे जीवाश्म फॉसिल फ्यूल पारंपरिक ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, इनको बंद कर दिया जाए पूरी तरह से, ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ये कल्पना करना ही बेकार है। किसी देश में, मान लीजिए इंडिया में, जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, संभव है, हो ही नहीं सकता। आप अगले 100 साल का पूरा अगर आप 10% के रेट पे अगर 10% जीडीपी के विकास करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप, अभी आप सोचिए हमारे यहाँ टोटल जो गाड़ियां बिक रही है, 4 पहिया 4 पहिया, इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो बिलो 2% है, नियर अबाउट, शायद इतना ही है। आप सोचिए कि जब आपके यहाँ पे अभी इतनी हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है, जबकि आज आप वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तब आप सोचिए कि आगे तो ऐसा संभव है। तो कहने का ये मतलब है कि जीवाश्म ईंधनों को बंद करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं। हाँ, जीवाश्म ईंधनों को बंद नहीं किया जा सकता है, पर चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे चरणबद्ध तरीके से हमारे यहाँ एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जो ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो ट्रेन है वो अब बिजली से चलती हैं। ठीक है, धीरे धीरे 2027-28 तक, जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि 2030 भी अगर मान लेते हैं कि पूरी तरह से अगर रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, रेल का विद्युतीकरण हो जाता है, तब आप मानिए कि एक प्रकार से बहुत बड़े आप प्रदूषण से मुक्ति पा जाएंगे। ये बात सच है। तो चरणबद्ध तरीके से आप कर सकते हैं, पर जहां पे अभी भी बिल्कुल से कोयले पे ही निर्भरता है, डिपेंडेंसी कोयले पे ही है, वहां पे इतना आसान नहीं कि आप बिल्कुल से उसको खत्म कर देंगे। हाँ, पर बहुत सारी जगहों पे आप कम कर सकते हैं और उसका फायदा हो सकता है। जैसे रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। हमारे यहाँ अगर आज के 15 साल के बाद अगर जो मोटर गाड़ी है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अगर कह सकते हैं कि प्रतिशत अगर 50% भी हो जाता है, तो प्रदूषण से बहुत आप मुक्ति पा सकते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का वैसे भी दिखाना पड़ेगा। राजनेताओं को या देश की जो सरकारें हैं, किसी भी देश की जो सरकार है, उनको राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। और कॉप 15 इसी वजह से असफल हो रहा है, क्योंकि सभी देशों के अपने हित जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरे के कंट्री से जुड़ा हुआ था, लेकिन जहां अपने हित की बात आती है, बिल्कुल से सारे देश अपने हित को प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। किसी सेकंड कंट्रीज की प्रायोरिटी पे अपने प्रायोरिटीज को वो नहीं डिफाइन करने वाले हैं। उनकी जो डिफिनेशन है अपने प्रायोरिटीज के लिए, वो अपने तरीके से है, और होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत अगर रहती है, तो उस देश का कुछ ना कुछ आप चरणबद्ध तरीके से टाइम टू टाइम पे एक एक जगह पे सुधार करते जा सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ जो कुल बिजली है, अगर जो बिजली उत्पादन का अगर देख लिया जाए, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसकी हिस्सेदारी लगभग 45 से 50% के बीच में पहुंच गई है। बहुत ही अच्छी चीज है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर इतने सालों में यहां तक पहुंचे, तो अगले 15-20 सालों में ऐसा हो सकता है कि अगर सशक्त सरकार रहे और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए, तो 100% भी हो सकता है। जैसे आज स्वीडन उडन नॉर्वे और वे हैं, वहां पे बिल्कुल से 100% है, वहां भी जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन ये वो लोग अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी टेक्निक भी नहीं देते हैं गरीब देशों को, जो कह सकते हैं कि कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं। ऐसे विकसित देश अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं देते हैं, टेक्निक्स भी नहीं देते हैं, साझा नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये वही पॉइंट है जो आपके मेंस के एग्जाम के बिल्कुल से जो आपको कंपाइल आंसर देते हैं। आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। ज्यादा अगर आप इतना नहीं लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मान लीजिए आप शॉर्ट में लिख दीजिए। अगर इसी को बड़ा करना है, तो आप बड़ा कर दीजिए, एक लाइन को पकड़ के 2 लाइन बना दीजिए। 13 लाइन है, 13 दूना 26 लाइन हो गया, 200 वर्ड हो जाएंगे, 225 वर्ड हो जाएंगे। तो मेन कारण यही है
खौफ के असफल होने का। जलवायु परिवर्तन पे जो हर साल सम्मेलन आयोजित होता है वो सिर्फ खाली एक तमाशा बन के रह गया है। तो ये रहा साथियों आज का मेंस का एक चैप्टर। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।